एम्बियंस बहुत तगड़ा है। इंग्लैंड इंजॉय कर रही है, भाग रही है। सिराज ऐसे हैं, दूसरे छोर पे जडेजा ने ऐसे बैट नीचे रख के वो मेरा तो मन किया ये सीट धंस जाए कमेंट्री बॉक्स। कोई नहीं जिसने ठोकर न खाई, टाटा बिरला है रमता जोगी। एक कहावत तो सुनी होगी, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी बड़ी। विराट कोहली ने पूरे पूरे विश्व क्रिकेट को दिखा दिया फिटनेस क्या चीज है। सचिन तेंदुलकर लेजेंड, विराट कोहली लेजेंड, पर मेरे नंबर 1 हीरो सुनील गावस्कर। मैंने एक छक्के पे एक दिन वन लाइनर बनाया कि नाप सके तो नाप आसमां इस उड़ान का कद, वरना तू भी ताली बजाए और छोड़ दे अपना पद। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका एक्सप्रेस कैफ़े के एक नए एपिसोड में। और इस बार के जो मेहमान हैं बहुत ख़ास हैं। सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह ही स्टूडियो में पहुंचा दिया है मुझे भी, और ख़ुद भी पहुंच गए हैं टाइम पर। नाम बाद में बताऊंगा, पहले काम बता देता हूँ। काम बहुत सारे हैं क्योंकि गिनाने को। पहले तो हरियाणा से रणजी खेले, टीम इंडिया में पहुंचने के एकदम क्लोज थे, मगर अनफॉर्चुनेट इंजरी ने उनको बाहर कर दिया। उसके बाद हार नहीं मानी, स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बन गए, कमेंटेटर बन गए, मोटिवेशन स्पीकर बन गए, और ना जाने क्या क्या बन गए, गायक भी हैं वैसे। ये सारी जो कलाएं हैं इनकी इस पॉडकास्ट में देखने को, सुनने को, जानने को मिलेंगी। मगर इस पॉडकास्ट को करने का मकसद बहुत साफ है, वो ये कि ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप एक दिशा में बढ़ना शुरू करते हैं और मान लीजिए सेटबैक मिलते हैं, तो उसको आप सफलता में कैसे बदल सकते हैं, इसका जीवंत उदाहरण है पदमजीत सहरावत, जिनको ऑन स्क्रीन हम पैडी के नाम से जानते हैं। ये आईपीएल और इंटरनेशनल मैचों में कमेंट्री करते हैं अलोंगसाइड नवजोत सिंह सिद्धू, जो अपने आप में एक और बड़ा चैलेंज है। तो स्वागत है पैडी सर, यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ से बात करने के लिए। और इस पॉडकास्ट की शुरुआत ही आपने स्माइल से कर दी है, तो मुझे लगता है कि हम लोग इस पूरे बातचीत में स्माइल को और हंसी को बरकरार रखेंगे। थैंक यू सो मच। नहीं, आपका आपका धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया अपने शो पे। यूनान मिस्टर रोमा सब मिट गए, जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। नमस्कार, मेरा नाम पदमजीत शेरावत है और मैं आपके कैफे में आके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो शुरुआत इसी चीज़ से करें कि हम लोग इंडिया में हैं, करोड़ों बच्चे एक एस्पायर करते हैं, दे हैव दैट एस्पिरेशन टू जॉइन टीम इंडिया। आप भी उस दौड़ में थे, आपने हरियाणा के लिए लंबे समय तक रणजी खेला, और एक अनफॉर्चुनेट इंजरी जैसा कि मैंने बताया, उसकी वजह से आप बाहर हो गए और उस ड्रीम को परस्यू नहीं कर पाए। अगर आपकी जगह कोई और होता तो सोच लेता, छोड़ो अब मैं कोचिंग कर लेता हूँ, या मैं अपनी एकेडमी खोल लेता हूँ, या मैं सरकारी नौकरी कर लेता हूँ, छोड़ो मैंने क्या। की सरकारी नौकरी, मैं इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर था मैं। मगर जो आपका डाइवर्सिफिकेशन है, आप गायक भी हैं, आप कवि भी हैं, आप कमेंटेटर भी हैं, मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, आप शो प्रेजेंटर भी हैं, मीडिया में भी काम कर चुके हैं। ये कैसे डाइवर्सिफिकेशन कैसे हुआ? देखिए, आप जिसे डाइवर्सिफिकेशन कह रहे हैं, बेसिकली है वो सिंपल 2 चीज़ें। मैं मुझे थोड़ा बोलना आता है और मुझे थोड़ा गाना आता है, और मुझे भगवान ने एक कला दी है क्रिएट करने की। तो मैं चीज़ें लिख सकता हूँ, मैं चीज़ें कंपोज़ कर सकता हूँ, धुन मुझे आती है, और इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरा कोई श्रेय इसमें है नहीं। ऊपर वाले ने वो मुझे इनायत दी है, मुझे बख्शा है, तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ ऊपर वाले का। मेरा मानना है कि ग्रैटिट्यूड इज़ द बेस्ट एटीट्यूड। आप अगर आस-पास देखेंगे, इफ यू लुक अराउंड एंड सी व्हाट अदर्स आर कोपिंग विद, यू विल फाइंड योरसेल्फ वेरी फॉर्च्यूनेट। हमें ग्रैटिट्यूड कभी ज़िंदगी में छोड़ना नहीं चाहिए। आप देखिए, यहाँ पर एसी चल रहा है, अंदर पंखा है, बिजली है, बाहर उड़ रही तितली है, हम फिर भी क्रिप करते हैं। ज़िंदगी की सबसे आसान चीज़ें हैं, सूरज फ्री है, एयर फ्री है, हवा मुफ्त है, पानी फ्री है, ज़रूरत की चीज़ें सारी फ्री है, फिर भी क्रिप करते हैं। हुँ। तो मेरा मानना है कि किट-किट नहीं करनी चाहिए लाइफ में। आपने जो बात की, स्ट्रगल तो आएँगी। ऊपर उससे आए थे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखवा के लाए थे ऊपर वाले से कि सब अच्छा-अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि खुशी से ही नाता होगा, है ना? ऐसा नहीं है। हुँ। ऊपर-नीचे, आगे-पीछे, उतार-चढ़ाव होंगे, और वो तो सबकी ज़िंदगी में आता है। मैंने लिखा, कोई नहीं जिसने ठोकर न खाई, टाटा बिरला है रमता जोगी। एक कहावत तो सुनी होगी, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी बड़ी होगी। हर कोई कभी न कभी, कहीं न कहीं टूटा है। जो कहता है कि नहीं टूटा, झूठा है। हर कोई टूटा है, कौन नहीं टूटा? थॉमस एल्वा एडिसन, इट वाज़ 1001st एफर्ट दैट वाज़ द लाइट बल्ब। उन्होंने हार मानी? एब्सोल्यूटली नॉट। ठीक है। आपने कहा संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी बड़ी। हाँ, मेरा खुद का लिखा हुआ कोट है, मैं सुनाता हूँ यहाँ पे आपको। मैंने लिखा कि ज़िंदगी की एक ही सच्ची कहानी है, सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी। कि एक ही कहानी है। आप मैंने लिखा, तिनका तिनका जोड़े जा, जो मिला है ओढ़े जा।
तिनका तिनका जोड़े जा, जो मिला है ओढ़े जा, ऊपर बैठा वो मुंशी, रख रहा तेरी हर कोशिश का हिसाब। तू बस काम से अपने काम को अपने जोड़े जा, बस जोड़े जा, चलता रहे बस रुकियो ना, राह मुड़ेगी डरियो ना, कभी कुछ कभी बहुत कुछ कहेंगे लोग, तो परवाह इनकी करियो ना। तिनका तिनका जोड़े जा, जो मिला है ओढ़े जा, दिक्कत की ऐसी की तैसी, आज है कल ना होगी ऐसी, एक माटी का दिया सारी रात अंधियारे से लड़ता है, तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है। बहुत खूब, बहुत तो आपके मेरे हाथ में अगर कुछ है प्रवीण, वो सिर्फ आपकी मेहनत है। हमारे पास एफर्ट करने के अलावा ज़्यादा कुछ है ही नहीं। कोई मुझे कहेगा आप मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है, मैं मान लूँगा। कोई मुझे कहेगा आप मुझसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, तो मैं कहूँगा अब आ जाओ। आप अगर 14 घंटे मेहनत करते हैं दिन में, मुझे 15 घंटे मेहनत करने से कौन रोक सकता है? सिर्फ मैं। तो मेरे तो एक ही है, मुझे ऊपर वाले से बहुत बकाया है जो लेना है, और वो ढीठ बन के लेके रहूँगा। तो एकदम शुरुआत पे चलते हैं। जो लोग आपका बैकग्राउंड नहीं जानते हैं, उनके लिए ये बता हुँ। दीजिए कि आपकी क्रिकेट की कैसे शुरुआत हुई? क्रिकेट करियर कैसा था? किन-किन लोगों के साथ आप खेले? हाँ, और वो जो एक सेटबैक था, उसको थोड़े उसकी डिटेल में थोड़े जाके, ताकि जो लोग आपको देख रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, हाँ, वो रिलेट कर पाएँ उन हाँ, एडversiटीज़ से जो उनकी लाइफ में भी आती हैं, हाँ। और हाउ टू कोप अप विद दोज़ एडversiटीज़। देखिए मैं हरियाणा से खेला, अंडर 15 इंडिया कैंप, जूनियर इंडिया कैंप अटेंड किया, अंडर 17 अटेंड किया। उसके बाद हरियाणा का अंडर 19 का कैप्टन भी बना, रणजी ट्रॉफी में आया। पहला ही मैच खेला तो इंजरी हुई तो 6-7 साल में नहीं खेल पाया। तो मैं कोई ज़्यादा मैचेस नहीं खेला रणजी ट्रॉफी के, मगर फिर जो 2000 साल में मैं खेला, तो मैं नॉर्थ ज़ोन का हाईएस्ट स्कोरर बना उस साल, तो मैं देवधर ट्रॉफी की टीम में आया। हुँ, तो उस टीम में अगर आप देखेंगे देवधर ट्रॉफी की टीम में, तो मैं और प्रदीप चावला 2 ही नाम हैं जो आगे जाके इंडिया नहीं खेले, बाकी हर प्लेयर इंडिया प्लेयर था उसमें। वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, हरभजन सिंह, विक्रम राठौर, अब वो सूची देखिए। अगले साल फिर वो इंजरी आ गई। तो बेसिकली मैं एक ही साल खेला, उसमें मैंने अच्छे रन बनाए, हुँ, और उस वजह से देवधर ट्रॉफी में भी आप आ गए। नहीं खेलना था, आप नहीं खेले। तो एक इंजरी थी, वो सारे साल खा गई, कुछ वक़्त की भी मार होती है। हुँ। जितना लिखा होता है आपको उतना मिलता है, मगर मैं जो भी हूँ आज क्रिकेट की वजह से ही हूँ, और क्रिकेट मेरा पहला प्यार है और हमेशा रहेगा। अब एकदम और आते हैं 2025 में, जुलाई का महीना, तीसरा टेस्ट मैच, लॉर्ड्स का मैदान। हाँ। आप कमेंट्री कर रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू के साथ। सबसे पहले उस इमोशन को जानना चाहता हूँ। मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा क्रीज़ पे थे। 30 रन 25 रन का मार्जिन बचा था, और अचानक वो बॉल जो है वो बैट से लग के टप टप और विकेट पे छू जाती है और बेल गिर जाती है। हाँ, आप वहाँ पे कमेंट्री मैं बॉक्स में था थे। मैं था। उस इमोशन को बताइए। और हम लोग भी घरों में देख रहे थे, बहुत कनेक्टेड थे उस पूरे सीक्वेंस से। बताइए, अपने शब्दों में बताइए मुझे। देखिए मैंने कहा था कि इस गेंद को इतना ही सरकना था, और अंत में जाके आप देखेंगे कि वो ऐसे जा रही है, अंत में जाके एक उछाल लेती है पड़ के, वो पता नहीं कहाँ से एक ऐसे उछाल लेती है। लास्ट में उछाल। लास्ट में उछाल लेती है, और वो उछाल कहाँ से आया भगवान जानता है। अगर वो उछाल ना लेती, वो स्टंप से लग जाती, बेल भी नहीं। बेल नहीं गिरती। तो मैंने कहा था कि तुम्हें आ तुम्हें आज ही इतना सरकना था, आज ही इतना उछलना था, कि तुम किसी और की उस पे तो नहीं ऐसे उछली। मैंने गेंद को कहा कि तुम्हें आज ही इतना सरकना था, आज ही इतना उछलना था। और आप अगर कमेंट्री सुनेंगे, मेरे मुँह से निकला था ये क्या हो गया? देखिए अंत में जाके हो तो आप हिंदुस्तानी ना, ये दिल तो भारत के लिए धड़कता है ना। तो उस समय तो आपको ऐलान भी करनी है कि इंग्लैंड ये मैच जीत गया। वो आप देखेंगे जैसी वो लगी, मैंने कहा ये क्या हो गया? और उसके बाद 4 सेकंड का गैप है। अब वो गैप प्रोफेशनली भी आपको कई बार देना पड़ता है, एम्बियंस बहुत तगड़ा है, इंग्लैंड एन्जॉय कर रही है, भाग रही है, सिराज ऐसे हैं, दूसरे छोर पे जडेजा ने ऐसे बैट नीचे रख के वो, मेरा तो मन किया ये सीट धँस जाए कमेंट्री बॉक्स में। क्योंकि या तो आप 80 रन से हार जाते, हुँ। आप वहाँ पहुँच गए, आपने जीत की वो उमंग जगा दी, वो विश्वास पैदा कर दिया, वी कैन विन दिस, और क्या लड़े लड़के यार। फिर मैं थोड़ा होश में आया, 4 सेकंड मुझे लगे, रीगेन किया अपने आप को। मैंने कहा आप एक कार्य के लिए यहाँ पे बैठे हैं। फिर मैंने इंग्लैंड को बधाई दी, फिर मैंने भारत को भी कहा, मैंने कहा गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या करे जो घुटनों के बल चले। हुँ। मैं कहा आप गिरे हैं, आप उठे हैं, आप उड़े हैं। इस हार में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि सबसे ऊँचा तेरा कर्म है भारत। और वही मैं बोल पाया। इस टेस्ट को आप कैसे देखते हैं? मतलब इस आगे आगे हिस्ट्री में, क्रिकेट हिस्ट्री में इस टेस्ट को कैसे याद रखा जाएगा?
याद रखा जाएगा जडेजा की दिलेरी की वजह से, कंपोजर की वजह से। कई इसमें फैक्टर्स भी आपको देखने को मिलेंगे कि इंडियन टीम अगर वो आधा घंटा निकाल लेती है, हम शुरू से ये बात कमेंट्री बॉक्स में कहते हैं कि ये 25 ओवर तक गेंद हिलता है। 25 ओवर के बाद कुछ खास करता नहीं है, सॉफ्ट हो जाता है। गेंदबाज के हाथ की आंट खत्म हो जाती है। हुँ। तो वही आपको करना था। उसके बाद आप देख रहे हैं जसप्रीत बुमराह अगर 100 मिनट खेल सकते हैं, 54 गेंद खेल सकते हैं, 30 गेंदें सिराज खेल सकते हैं, 1 घंटा सिराज निकाल सकते हैं, रविंद्र जडेजा बीट भी नहीं हुए, हुँ। उन्होंने छिक्के बाउंसर्स मार लिए। तो कई प्रेरणा यहाँ से मिलती है। एक तो ये कि मैच क्रिकेट का खेल जो है सबसे खूबसूरत खेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस खूबसूरत खेल के सबसे सख्त इम्तिहान का नाम है टेस्ट क्रिकेट। हुँ। इसके नाम में इसका सार छिपा है। टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट करने वाली क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट। ये दरख्त है, ये फलक है, ये हर एक क्रिकेटर की एक असली झलक है। आपका कैरेक्टर निकल के आता है टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट की जीत थी ये और भारत को इसमें से बिल्कुल शर्म नहीं आनी चाहिए इस हार से। आप कहाँ थे आप और कहाँ से जाके अंत में कहाँ ले गए आप उस बात को। हुँ। और मेरा मानना है बहुत कुछ सीखने को है और गलतियों से सीखिए। गलती करना गलत नहीं है, गलतियों से न सीखना गलत है। देखते हैं चौथे टेस्ट में क्या करता है। आपने बीच में कहा था जितना संघर्ष बड़ा होगा सफलता भी उतनी बड़ी होगी। हुँ। आगे के 2 टेस्ट क्योंकि इंडियन टीम पूरी घिस चुकी है 3 मैच में। उन्होंने 1 मैच जीता है, दूसरा बहुत क्लोज़ गए हैं। आगे के टेस्ट मैच जो 2 बचे हैं, उनमें क्या-क्या हो सकता है? क्या आप ऐस देखिए इंडिया 3-2 जीत सकती है, इसमें बिल्कुल जीत सकती है। हुँ। इस सीरीज़ की खूबसूरती ये है कि ये भारत यहाँ तक आते-आते 3-0 भी कर सकता था। हमसे चूक हुई है, छोटी-छोटी चूक हुई है। अब तो एक तो मुझे दिक्कत ये है कि अब आपको पीयूष चावला कुलदीप यादव खेलते हुए नहीं दिखेंगे। क्योंकि अब वॉशी आपने खिलाए थे, वॉशी ने अच्छे वॉशी किस बात पे बिठाओगे बाहर? 4 विकेट लिए उन्होंने, रन भी बनाए हैं। उनको कहाँ वहाँ बिठाओगे? अब जडेजा को वैसे बाहर नहीं बिठा सकते, तो कुलदीप की तो जगह नहीं बन रही। अब दिक्कत ये है कि जिस मैच में बुमराह परफ़ॉर्म कर रहे हैं, वो मैच हम जीत नहीं रहे हैं। हुँ। जिस मैच में बुमराह नहीं थे, वो हम जीत गए। तो अजीब चीज़ें हो रही हैं। हाँ। अप्रत्याशित चीज़ें हो रही हैं, जो उम्मीद से परे हैं वो चीज़ें हो रही हैं और यही खूबसूरती है खेल की। इंडिया बिल्कुल 3-2 इसको जीत सकता है और मेरा दिल कह रहा है कि हम ये 3-2 जीतेंगे। अच्छा। हाँ, ये दिल कह रहा है। एज़ अ रीडर ऑफ द गेम आप ये कह रहे हैं या एज़ एन इंडियन कह रहे हैं? नहीं देखिए, ये तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं समीक्षा करता हूँ दोनों टीम्स की, तो मुझे दोनों टीम्स बिल्कुल बराबर की नज़र आती हैं, ठीक है? भारत का पलड़ा कहाँ भारी है? भारत दरअसल 15 मिनट में टेस्ट मैच हार गया। 15 मिनट में अब शुभमन उस दिन मैंने कमेंट्री बॉक्स में बोला था, मैंने कहा गिल आज शुभमन की तरह नहीं खेले। क्योंकि शुभमन गिल के अगर आप रन देखेंगे, सिर्फ रन मत देखिए, शुभमन गिल तो बीट ही नहीं हुए ना, वो तो बीट अच्छा। ही नहीं हुए। हुँ। उस मैच में वो बीट भी हो रहे थे और फिर आउट भी हुए। वो लग ही नहीं रहे थे वो शुभमन, वो बिल्कुल अलग वो आई थिंक कोई अलग प्रेशर उन पे था। पहली दफ़ा मुझे उनकी बल्लेबाज़ी में कप्तानी का प्रेशर नज़र आया या जो उन्होंने इंग्लैंड को इतनी सुना दी थी, उनको सुनाया जा रहा था। तो ये मॉडर्न डे क्रिकेटर को अपने दिमाग से निकालनी होगी चीज़ें, क्योंकि लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हुँ। है ना? तो बिल्कुल सही बात है। आप आपको लगता है कि इस मैच में स्लेजिंग जो है वो थोड़ा-सा बियॉन्ड द पॉइंट ही ना, 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 ठीक थी सब। ठीक थी? हाँ, बनता है, बनता है। अच्छा। देखिए, किसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं हुआ। हुआ तो था। आपने सुना? हम हाँ। तो कमेंट बॉक्स में नहीं, लिखेंगे। नहीं, नहीं हमने तो टीवी आपने पे सुना? इंटरनेट पे बहुत सुना है। हमने तो जेस्चर भी बहुत हमने तो जेस्चर्स से ही पढ़ लिया। नहीं, ठीक है, चलता है। देखिए, युद्ध है, हुँ। ये सिर्फ खेल नहीं है, ये जंग है ये। ये युद्ध है, शब्दों के भी बाण चलेंगे। एवरीथिंग इज़ फेयर नहीं, इन लव फेयर और तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कोई एक सीमा होती है उसकी, वो ना करें, किसी पे पर्सनल कमेंट्स आप ना करें। बाकी किसी को उकसाने के लिए आप थोड़ा बहुत छेड़-छाड़ कर रहे हैं, तो ज़रूर करो, करो, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट एट स्टेक। हुँ। टेम्पर्स तो होंगे ना भाई, दिखेंगे। हुँ। आखिर साम्राज्य की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है। ये कोई गिल्ली-डंडा थोड़ी खेल रहे हो। इंग्लैंड से लड़ाई है। हुँ। मतलब मैं तो उनसे वैसे ही वो रहता हूँ, अच्छा। और किसी से हो ना, इंग्लैंड से ज़रूर जीतो। क्यों? बड़ा इन्होंने लगान लिया हमसे। अच्छा। मेरा बहुत है इंग्लैंड से नहीं हारने का। हुँ। अच्छा ये जो बढ़िया डिबेट चलता है, एक सेक्शन कहता है कि इट्स जेंटलमैन्स गेम, हुँ। है ना? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। दूसरी तरफ जेंटलमैन्स गेम क्या था मैं आपको बताऊँ? हाँ। जब सिराज वहाँ नीचे बैठे हुए थे, इंग्लैंड की टीम के 3 मेंबर्स अपने गले मिलके वापस उनके पास आए और वापस उनके पास खड़े हो गए, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी। वहाँ खेल फिर जीत जाता है, कि चलिए हो गया, खत्म हो गया। वो शाबाशी दे रहे हैं कि वेल डन आप बहुत अच्छा खेले, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। और मैं एक चीज़ हमेशा मानता हूँ, सामने वाले
दुश्मन को तो आप कुछ भी कह दो, टीम वो पक्की है जो अगर आपके फील्डर ने कैच छोड़ दिया तो बॉलर के मुंह से उफ नहीं निकलनी चाहिए। आप अपने टीममेट पे येल नहीं कर सकते, क्या कर रहा है, ये कर रहा है, ना। वो खेली जाती है। आप ऑस्ट्रेलियन टीम को उठा लो, हुँ। बता दो मुझे कौन किसको देख के ऐसे करता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। जो गुस्सा, जो वेनम, जो अप्रत्याशित शब्द, जो आपको कुछ कहना है, सामने वाले को करो। अब अपने टीममेट को नहीं कर सकते। मिक्सअप भी होगा, आप रन आउट भी होगे, कैच भी छूटेगा, फील्डिंग भी होगी। हुँ। यशस्वी जायसवाल 4-4 कैच छोड़े थे। छोड़े, उसी ने गली में फिर पकड़ा भी है। तो होंगी ये चीजें। उस समय आपको कांधे पे हाथ रखना है। आप कहना कोई बात नहीं, क्या हो गया? एक दूसरे पे नहीं आप चिल्ला सकते। एक अच्छी जो टीम होती है, स्ट्रॉन्ग अलोन अनस्टॉपेबल टुगेदर, तो वो एकता चाहिए। एकता की अलग महत्वता है। अच्छा, अभी विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं है हम्म टेस्ट में और एक ऐसी टीम है शुभमन गिल लीड कर रहे हैं, है ना? ही इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट कैप्टन्स, हम्म, टेस्ट कैप्टन्स, 25 साल के हैं। कोच्ड बाय अनदर यंग कोच। आपका बड़ा उनके साथ मतलब दोस्ती भी गौतम। है, बहुत लंबा क्रिकेट आप साथ में खेले भी हैं हरियाणा, दिल्ली में रहते हुए। कैसे मतलब वो क्या माइंडसेट में गौतम गंभीर के आने के बाद का जो क्रिकेट है, उसमें कई फेल्योर भी मिले, उसके लिए उनका क्रिटिसिज़्म भी हुआ। मगर आप कैसे देखते हैं इस पूरी लीडरशिप को शुभमन गिल और गौतम गंभीर? बहुत अच्छी। देखिए, जब भी आप शुभमन गिल और गौतम गंभीर की बात करेंगे, आपको विराट कोहली और गौतम गंभीर की बात करनी पड़ेगी। बड़ी चीजें होती थी, इन दोनों की बनती नहीं है, ये नहीं सर। लेकिन जब वो गए, और इसमें मैं दोनों को शाबाशी देना चाहूंगा, विराट कोहली को भी और गौतम गंभीर को भी। हुँ, आपने एक मिसाल पेश की, आपने एकजुट होके काम किया। आप सिर्फ कैमरे में हंसते हुए नजर नहीं आते थे, वो दिखता था कि दिस इज फॉर रियल। और अगर वो नहीं भी रियल था, तो अगर आपने उसे रियल प्रतीत कराया है, तो आप उस प्रशंसा के हकदार हैं, क्योंकि आपने चीजें दबा दी, बैरी कर दी, और ये आपको करना चाहिए। आपका रोल है। और गौतम ने मेरे ख्याल से अपने जो कोचिंग की ड्यूटीज हैं बहुत बढ़िया तरीके से निभाई हैं। हार जीत चलती रहेगी। वो ये सीरीज भी हार जाए तो मैं ये नहीं कहूँगा गौतम की कोचिंग में कोई गलती नहीं थी। वो जो कर सकते थे उन्होंने किया। विराट के साथ जो मनमुटाव अगर कभी था भी, मैं नहीं कह रहा क्या था क्या नहीं था, अगर था तो अगर उन्होंने दबाया तो वो एक मिसाल पेश की है। आप उस बात से इनकार नहीं कर सकते। हुँ, विराट को भी शाबाशी और गौतम को भी शाबाशी। गौतम को ज़्यादा शाबाशी, क्योंकि वो बड़े थे, और वो श्रेष्ठ भी, ज्येष्ठ भी, और उनका उनका वो हक था, और उनको वो करना था। उनका फ़र्ज़ भी निभाया उन्होंने। तो वेल डन गौतम। और जब शुभमन के साथ है तो वो अंडरस्टैंडिंग दिख रही है। अब पहला जब हम टेस्ट मैच हार गए थे तो आप सोच भी नहीं रहे थे कि दूसरा हम जीतेंगे। हम तो उम्मीद ही लगानी बंद कर दी थी। एग्ज़ैक्ट। और बुमराह भी नहीं थे। वो एकदम से हीरो निकल के आते हैं, और वो तभी हो पाता है जब आपका माहौल जो है, जहाँ पे आप खेल रहे हैं, जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे बात करते हैं, वो बड़ा पॉजिटिव हो। वहाँ पे नेगेटिविटी की कोई जगह उस इंडियन टीम में मुझे लगता नहीं कि है। हुँ, क्योंकि आप उस माइंडसेट से आते हैं, आप उस मैदान पे हराते हैं इंग्लैंड को। हुँ, मैंने कमेंट्री बॉक्स में बोला था कि एजबेस्टन की ईगो तोड़ी, जीत से नाता जोड़ा है, भारत माँ के वीरों ने इंग्लैंड को क्या तोड़ा है। ये लाइनें थी मेरी। तो मजा आ गया था ना। वो अगर आप नेगेटिव होते, कोच अच्छा ना हो, कप्तान से ना बन, वो कैसे हो सकता था? हुँ। तो उस पॉजिटिव माइंडसेट के लिए दोनों को, कोच और कप्तान को, शाबाशी। अ, पैडी सर, अभी विराट कोहली नहीं है और अभी तक ये देश उभर नहीं पाया उस सेटबैक से, जो विराट कोहली ने बोला कि मैं टेस्ट नहीं खेलूँगा, ऑल ऑफ अ सडन हम्म अहेड ऑफ दिस बड़ी सीरीज़। हम्म आप कैसे देखते हैं इसको? मतलब क्या? देखिए, समय की परिधि की अनमोल पहेली, नाम विराट कोहली। विराट कोहली एक उम्दा क्रिकेटर ही नहीं, विराट कोहली इस खेल के बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर है। विराट कोहली फिटनेस की मिसाल है। विराट कोहली की फिटनेस उनको 5 साल क्रिकेट और कम से कम खिला सकती थी। ये तो उनका निस्वार्थ वो था कि चलो अब समय आ गया कि यंगस्टर्स को मौका दिया जाए। तो विराट कोहली को तो आप मिस करेंगे। विराट कोहली को तो आज नहीं, आप 4-5 साल अगले भी मिस करेंगे। उनकी प्रेजेंस को आप मिस करेंगे। कई दफ़ा चीज़ें अनुकूल नहीं हो रही होती हैं, वो सबको कैसे मोटिवेट करते हैं। और विराट कोहली की सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊँ, विराट कोहली जब कप्तान नहीं भी होते और फील्ड पे होते हैं, तो वो ये नहीं कहते कप्तान है, अपने आप कर भैया जो करना है। वो जहाँ भी खड़े होंगे, मिड ऑफ पे खड़े होंगे, चाहे रोहित हो, चाहे कोई हो, इशारा करेंगे कि इसको यहाँ कर सकते हो, इसको यहाँ कर सकते हो। वो इन्वॉल्वमेंट वो इन्वॉल्वमेंट आपका व्यक्तित्व झलकाता है, वो आपकी पर्सनैलिटी को बताता है कि वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने के लिए आए हैं। बहुत से लोग कहते हैं, ये तो कैमरे जहाँ देख लेते हैं वहाँ ऐसे अरे भैया, विराट कोहली को कैमरे की ज़रूरत है? कैमरे को विराट कोहली की ज़रूरत है।
एग्जैक्टली। विराट कोहली को कैमरे की जरूरत नहीं है, कैमरे को विराट कोहली की जरूरत है। और जो ये कहते हैं कैमरे देख के रिएक्शंस देते हैं, वो भारत के लिए वहां जंग लड़ रहा है खिलाड़ी, उसको कैमरे का ध्यान होगा? कैसी बातें करते हैं लोग। तो विराट कोहली को तो आप मिस करें। विराट कोहली एक मिसाल बने। विराट कोहली ने पूरे पूरे विश्व क्रिकेट को दिखा दिया फिटनेस क्या चीज है। खासतौर पे इंडियन टीम में आप देखेंगे कोई इतना ज्यादा फालतू आपको मास नजर नहीं आएगा शरीर पे। ये विराट कोहली की वजह से है। और कुछ भी करने के लिए आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, उन्होंने किए हैं। उन्होंने किया। मैंने वीरेंद्र सहवाग को सेक्रीफाइस करते देखा। 2 साल खीर नहीं खाई, मीठा नहीं खाया भाई ने। हम्म। तो खिलाड़ी ऐसे नहीं बन जाता, रोज सुबह जगना पड़ता है। वो नींद का चाम, वो आलस का बाम। मैंने लिखा है कोट ऐसे में कि आज फिर अलार्म बजा, तूने फिर उसे दबा दिया। है ना, अलार्म सुन के दबाते हैं स्पेस हो जाओ। तो मैंने लिखा आज फिर अलार्म बजा, तूने फिर उसे दबा दिया, आती किस्मत को फिर भगा दिया। किस्मत आई थी ये सोच के कि जागे तो मैं इसका कुछ करूं, ये सोता रहता तो मैं क्या करूं। तो ये लोग हैं जो अलार्म पे उठे हैं। वैसे अलार्म पे तो आज भी मैं भी उठा हूँ और आप भी उठे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हमने सुबह का शेड्यूल कर लिया। हाँ, करना पड़ता है। करना पड़ता। मुझे एक चीज़ बताइए कि विराट कोहली का तो आपने फिटनेस का बताया कि बेंचमार्क सेट किया, मगर आपको क्या लगता है माइंडसेट में क्या, जैसे अब आज जिस टेम्परामेंट जिस एग्रेशन के साथ टीम इंडिया इंग्लैंड में खेल रही है, हम्म। ये पहले लैकिंग दिखता था। आज से 10 साल पहले, 12-15 साल पहले तक ये लैकिंग दिखता था। हम लोग नहीं, आई डिफेंसिव डिसएग्री। ऐसा डिफेंसिव ज़्यादा नहीं रहते नहीं, थे, एग्रेसिव ना कम ना ना रहते ना। थे। अब सौरव गांगुली जब से कप्तान आए थे, आपको सिर्फ अग्रेशन दिखा है? सौरव गांगुली 2001-2 में कप्तान बने थे। हमने लॉर्ड्स की बैल्कनी में टी शर्ट एग्जैक्ट। लहराई थी। हुँ, तो मैं थोड़ा सा इसमें आपसे डिसएग्री करता हूँ। मेरा मानना है पैशन तब भी उतना था जब हरभजन सिंह खेलते थे, जब वीरेंद्र सहवाग खेलते थे, जब युवराज सिंह ने वो 6 छक्के मारे, वो अग्रेशन में 6 छक्के लगे थे। वो स्टुअर्ट ब्रॉड अगर उनको ना उकसाते, वो 6 छक्के नहीं लगने वाले थे। भूल जाओ। वो खुंदक निकाली आपने, और जितना आप अच्छे प्लेयर की खुंदक निकालोगे, वो दुधारी तलवार है। हुँ, कभी खुद भी काट लेगी खुद को, कभी सामने वाले को काट देगी। उस दिन सामने वाला कटना था। हाँ, फ़र्क क्या है कि मॉडर्न डे क्रिकेटर अब खुद में ज़्यादा विश्वास लेके आता है। हुँ, वहाँ मैं आपसे सहमत हूँ कि वो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अलग उसका होता है। हुँ, अब चीज़ें आपको भूलनी आ गई हैं, क्योंकि सिस्टम से चीज़ें आपको डिलीट करनी आनी चाहिए। हार गए यार, कौन नहीं हारता? हुँ, कौन नहीं हारा बताओ? अमिताभ बच्चन को तो ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया, तो कहते हैं आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है। अमिताभ बच्चन मुंबई गए, पहले 7 ऑडिशन फेल। द अमिताभ बच्चन बने, अपनी कंपनी शुरू की, फ्लॉप। पैसा नहीं था देने को लोगों के पास, 90 करोड़ का कर्जा। डिड ही गिव अप? नो। ही वेंट टू द नेक्स्ट डोर नेबर यश चोपड़ा, उन्होंने कहा मुझे काम चाहिए, काम दो। अमिताभ बच्चन ने भी काम मांगा है। काम छोटा है बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। ये मानसिकता है। और यहाँ हर इंडियन प्लेयर अपने काम को समझ रहा है। जिसको पानी पिलाना, वो शिद्दत से पानी पिलाता है। पानी पिलाने में शर्म है? आपके घर में लोग आते हैं, आप पानी नहीं पिलाते? हमने खूब पानी पिलाया। एक हम तो उस जमाने में क्रिकेट खेले जब एक बाल्टी होती थी, एक ग्लास होता था। सब एक ही बाल्टी और एक ग्लास से पानी पीते थे। तो अब मिनरल वाटर आ गई। हाँ, जूठन हमें पता ही नहीं होती थी जूठन होती क्या है, कौन किसका है, वर्ग का है। सब खिलाड़ी को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं होता। और ये खेल की जीत होती है। खेल शरीर तोड़ता भी है, खेल रिश्ते जोड़ता भी है। खेल पसीने में नहलाता भी है, खेल मन बहलाता भी है। और खेल व्यक्तित्व सिखाता है। आपको सिखाता है इट्स नॉट अबाउट आई, इट्स अबाउट वी। स्पोर्ट इज द मोस्ट इनक्रेडिबल थिंग ऑन अर्थ। द बिगेस्ट यूनिफाइंग फैक्टर इज स्पोर्ट। और वही आपको इस टीम में अब दिख रहा है हुँ, कि एक दूसरे की सक्सेस को एंजॉय करना, जो आप बात को कह रहे हैं ना, वो बहुत जरूरी है प्रवीण, कि आपको एक दूसरे की सक्सेस में खुशी होनी चाहिए आपको। हुँ। और वो दिखती है। तो वो पॉजिटिविटी तो है भाई, उसमें कोई शक नहीं है। पॉजिटिविटी ना होती, आप वो दूसरा टेस्ट में जीतते ही ना। इ इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि विराट कोहली ने पहले टी20 छोड़ा, फिर टेस्ट छोड़ दिया, ओडीआई अभी भी, हम्म, तो इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? क्योंकि नॉर्मली ये एसओपी है एक तरह से कि आप टेस्ट पहले छोड़ते हैं, ओडीआई पहले छोड़ते हैं आज के इसमें, फिर आप टेस्ट छोड़ते हैं, फिर टी20 पे जाते हैं, शॉर्टर फॉर्मेट में ज़्यादा खेलते हैं। कोहली का एकदम उल्टा हुआ है। इसके पीछे आपकी क्या रीडिंग है? इसके पीछे जो रीडिंग मुझे नजर आती है, एक तो वो ये है कि देखिए विश्व क्रिकेट में ओडीआई में उनसे बड़ा बल्लेबाज तो है नहीं। हुँ, आज के दिन भी नहीं होगा, 3 साल बाद भी नहीं होगा। उनको वो खेल उनके स्टाइल को बहुत सूट करता है। ठीक है। हुँ, और इसलिए सबसे ज्यादा आपको रन उनके उस फॉर्मेट में दिखेंगे, सबसे ज्यादा बढ़िया औसत उनको वहां पे दिखेगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ खिलाड़ी जानता है। आपके पास यही शरीर है। द स्पेयर्स एंड द स्पेयर पार्ट्स आर नॉट गोइंग टू अराइव। स्कूटर खराब हो गया, टायर
हटा के आप दूसरा लगा दो। यहाँ यही शरीर है, आपको इससे काम चलाना है। तो अपने शरीर को सिर्फ आप ही सुन सकते हो, उसकी भाषा, और आप ही समझ सकते हो। विराट ने कुछ संकेत आए होंगे शरीर से जो सुने होंगे। मैं तो सिर्फ कयास लगा रहा हूँ। असलियत क्या है विराट कोहली आपको बता पाएंगे। मेरा मानना ये है कि सही टाइम पे उन्होंने रिटायरमेंट किया, क्योंकि जब रिटायर आपको तब करना चाहिए जब लोग पूछते हैं क्यों, नॉट व्हेन पीपल आस्क व्हेन। यू शुड ऑलवेज रिटायर व्हेन पीपल आस्क व्हाई। ये नहीं मौका आना चाहिए था यार ये रिटायर क्यों नहीं करता, ये जाता क्यों नहीं। विराट कोहली के जाने पे सब हैरान है ना। तो बड़ी टाइमली उन्होंने लिया है, और वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। उन्होंने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है, और गुड डिसीजन। आपने 2012-13 से आईपीएल की कमेंट्री करना शुरू किया था। आप बहुत पॉपुलर भी रहे, आपकी रील्स बहुत वायरल होती रही हैं, आपके वन लाइनर्स बहुत फेमस होते रहे हैं। इस बार की जो आरसीबी की विक्ट्री थी आईपीएल में, 18 साल बाद 18 साल का वेट विराट कोहली को करना पड़ा, ये उनका जर्सी का नंबर भी है। इस इमोशन को आप कैसे देखते हैं विराट कोहली की लाइफ में, उनके पूरे करियर के लिहाज से? देखिए, भगवान ये चाहते थे कि भाई यही एक चीज़ इसके पास नहीं है, यही एक चीज़ मैं इसको दे दूँ, और ये होना ही था, है ना? जब आप बात करते हैं कि विराट कोहली से भी जब आप पूछते थे कि विराट आप क्या माँगोगे? तो वो भी एक ही चीज़ आपको बोलते थे कि मुझे बस ये दे दो। बाकी सब तो था ही ना उस कैबिनेट में। एक बार मैं इनका गेम चल रहा था पिछले सीज़न, तो मैंने कुछ बोला था कि लहरों से उलझो, मौजों से टकराओ, आरसीबी कब तक चलोगे किनारे-किनारे? तो बड़ी फेमस हुई लाइन मेरी, कि बड़े सेफ क्रिकेट खेलते थे। मैंने कहा मौजों से टकराओ, लहरों से उलझो, कब तक चलोगे किनारे-किनारे? जो फाइटर जहाज होते हैं, वो सबसे सुरक्षित तभी होते हैं जब वो ज़मीन पे होते हैं। पर सुरक्षित रहने के लिए फाइटर जहाज थोड़ी बनाए जाते हैं। क्या बात है। तो मैंने लिखा और मैंने बोला कि लहरों से उलझो, मौजों से टकराओ, कब तक चलोगे किनारे-किनारे? कुछ लोग आरसीबी वाले नाराज़ भी हुए कि सर ये क्या कह रहे हो? कुछ ने बड़ी तारीफ़ की कि सर आप ठीक कह रहे हो। तो मैंने कहा हार ही जाओगे ना, उस हार तो वैसे ही रहे हो। तो कुछ चीज़ें होता है जो ऊपर वाला स्क्रिप्ट जब लिखता है, तो वो फिर लिखता है। क्या आपको भी लगता है कि जैसा सचिन तेंदुलकर के करियर में 2011 का वर्ल्ड कप विक्ट्री आया टू कंप्लीट हिज हाँ, दैट सर्कल, हाँ, आपको कोहली वही का करियर हाँ, सेम और आपने देखा जैसे ही वो मिला उनको, वो जीत मिली, वो ट्रॉफी मिली, ये रिटायरमेंट उसके बाद आई है। हाँ एग्जैक्टली। हाँ? हाँ कि ज़िंदगी में मुकम्मल तो देखिए कुछ भी नहीं होता, पर अगर आप विराट कोहली के ग्राफ को देखेंगे, कौन-सी चीज़ है जो उसके पास नहीं है? इतना पॉपुलर कोई खिलाड़ी है नहीं। आप विराट कोहली के बारे में एक लाइन बोल के देखो सोशल मीडिया में, उनके फैन्स खा जाते हैं। और देखिए फैन्स को भी समझना चाहिए कि हम भी कई बार एक चीज़ कहते हैं, जैसे एक बार विराट कोहली कॉन्स्टास के साथ टकरा गए थे ना ऐसे, तो मैंने भी लिखा था, मैंने कहा विराट का स्टैचर ही नहीं है ये करने का। कहाँ विराट कोहली, कहाँ कॉन्स्टास? तो वो था कि हम अपने विराट को यहाँ देखते हैं, तो प्यार में हम ऐसी चीज़ें बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम विराट कोहली से ज़्यादा प्रिय कौन हो सकता है ना? तो पर फैन्स इस पे कई बार गुस्सा हो जाते हैं, और बट ठीक है, चलता है। सोशल मीडिया है, वो हक है उनका नाराज़। अच्छा, तो आपने सोशल मीडिया की बात करी थी तो मेरे मन में ये बड़ी उत्सुकता है जानने की, आपको ट्रोलिंग से डर लगता है? मेरे को ट्रोलिंग से डर नहीं लगता, मुझे उस बात से ख़ास परहेज़ है कि आप किसी लड़की ने कोई अपना फ़ोटो डाला, कुछ डाला, और लोग क्या-क्या वहाँ लिख जाते हैं, और उस पर कोई रोक-टोक नहीं है। मुझे मुझे खुद से कोई वो नहीं है। लोगों को अगर उसमें लुत्फ़ आ रहा है, और देखिए आप अगर मेरा खुद का लिखा हुआ कोट है कि ज़िंदगी में जब तक जलने वाले ना हों, तो जीने का मज़ा कहाँ आता है? मुरझाए फूल पे थोड़ी भंवरा मंडराता है। अगली बार आपसे कोई जले, तो कहो आहा! स्वाहा। क्या मेरा लिखा हुआ है। ठीक। तो ये कुछ तो लोग बैठे ही इसलिए हुए हैं वहाँ पे, जो उनको कुछ कहना ही है, ये कहना, वो कहना हो। तो मैं तो सोशल मीडिया, मैं ट्विटर पे तो हूँ ही नहीं। मैं इंस्टा पे भी रोज़, अब टीम मुझे कहने लगे सर कुछ रोज़ डालो, कुछ डालो, तो मैं डालने लगा। मैं तो इनएक्टिव रहता था ज़्यादा। आप देखोगे फेसबुक में जाता नहीं हूँ। अकाउंट बने हुए मैं तो होता ही नहीं हूँ। तो मुझे ट्रोलिंग से कोई डर नहीं लगता। मुझे क्या है, किसी को मस्ती मिल रही है ले लो भाई। लेकिन मुझे उस बात से सख्त नफ़रत है कि यार कोई लड़कियाँ अगर कुछ भी अपनी फ़ोटो, वीडियो डाल रही हैं, कैसे-कैसे कमेंट आते हैं। और ये मुझे हैरानी होती है कि वो जेल में नहीं जाते। ऐसे लोग जेल में बंद होने चाहिए।
आप बिल्कुल। ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हो और आप पे कोई चेकिंग नहीं है। हाँ, अनचेक्ड है, ये क्या अनरेगुलेटेड है ये पूरा क्या है ये? बिल कोई भी, और मुझे बस सब फेक अकाउंट है वो। सबको पता है फेक अकाउंट है। कुछ नहीं पता होता कई बार आपके बगल वाले ने कोई फेक अकाउंट बनाया, वही कांड कर रहा हुआ है सब। अच्छा, जब आप कमेंट्री बॉक्स में होते हैं, माइक्रोफ़ोन आपके सामने होता है, हाथ में होता है, स्लिप ऑफ टंग एक ह्यूमन टेंडेंसी है, एक नॉर्मल चीज़ है कि हुँ, कभी किसी इमोशन में कोई बह सकता है। हुँ। मगर वहाँ पर जब आप कैमरे पे होते हैं तो आपके पकड़े जाने का या आपको पिन पॉइंट किए जाने का खतरा बहुत होता है। और आजकल सोशल मीडिया की जो टाइम है इसमें जो वायरल चीज़ें हो हाँ, जाती हैं। हाँ। आपके साथ कोई ऐसा किस्सा हुआ जो आपकी स्लिप ऑफ टंग हुआ या आपकी इंटेंशन नहीं थी या आप ऐसा कहना नहीं चाह रहे थे वो निकल गया उस इमोशन में, तो ऐसा कोई किस्सा है ऐसा तो बताइए? तो मुझे नहीं याद आ रहा। हुँ, मुझे लेकिन एक बात से मैं सख्त परहेज़ करता हूँ और मैं उस बात को मानता भी हूँ कि जब भी अब हम यारों दोस्तों के साथ बैठते हैं ना, कई बार वो मस्ती में वो आप यारों दोस्तों के साथ अलग लैंग्वेज होती है हुँ, आपकी। तो यारों दोस्तों वाली लैंग्वेज मैं ये हमेशा कोशिश करता हूँ कि जैसे ही आप उस सीमा क्रॉस करते हैं और कमेंट्री बॉक्स में जाते हैं, आप ऑन एयर या ऑफ एयर भी जब आप होते हैं तो भाषा बहुत सोच समझ के बोली जाए, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता, कि कब आप ऑन एयर कब पे लीक भी हो जाए। हुँ, हुँ, तो ये तो मैं बड़ा स्ट्रिक्ट डेकोरम मेंटेन करता हूँ हुँ। और ये करना भी चाहिए। किससे सीखा आपने ये सब? ये मैंने सीखा एक बार अब तो नहीं है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर कौन थे? चलिए याद आएगा तो बताना। वैसे आपने क्रिकेट कमेंट अ, आ गया था नाम। अ, उनकी डेथ भी हो गई। अच्छा। उनसे सीखा तो वो एक बार कोई कमेंट दे रहे थे, हुँ, हाशिम आमला थे कहीं पे, तो अच्छा। ऑफ एयर उनसे निकला कि व्हाट इज़ द टेररिस्ट डूइंग हियर? तो ऐसे निकल गया था उनके मुँह से। ओह! आई रिमेंबर वो हाशिम आमला के लिए ये हाशिम आमला के लिए बोला था एग्ज़ैक्टली और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे कौन? आई एम आल्सो फॉरगेटिंग हिज़ ने हाँ, तो उनके मुँह से निकला तो अच्छा वो तो वहाँ से आपने 10 साल कमेंट ही नहीं कर पाया वो। तो समझ में आ गया कि ऑफ एयर भी अब सोच समझ के आपको बोलना चाहिए। बाकी मैं स्लिप ऑफ टंग तो मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है, पर कभी हो गया तो वो किसी के साथ भी हो सकता है। और ये चीज़ आजकल बहुत ही इनटॉलरेंस कह लीजिए फैन्स में कि अगर आपने क्रिटिकल इफ़ यू आर क्रिटिकल अबाउट वन प्लेयर हुँ, या उसके किसी बिहेवियर को लेकर आपने ऑन एयर कुछ ऐसे कमेंट्री में कुछ बोला, तो पूरा एक है ना काफ़िला आपके पीछे हो जाता है। हाँ, ट्रोलिंग वो हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताइए और ये दर्शकों को भी समझना बड़ा ज़रूरी है कि आप जब उस रोल में होते हैं तो आपकी ये जॉब है कि उसको एनालाइज़ करना। ठीक हाँ, उसमें आपको क्रिटिकल भी होना होता है, आप हाँ, एप्रिशिएटिव भी होते हैं। हाँ, तो जब एप्रिशिएटिव होते हैं भूल जाते हैं पर क्रिटिकल अगर किसी के लिए हो जाते हैं हाँ, जैसे जैसे संजय मांजरेकर वर्सेस रविंद्र जडेजा कह लीजिए, सुनील गावस्कर पर और ऋषभ पंत वाला हुँ, वो हुँ। कह लीजिए, उसमें सुनील गावस्कर बहुत टाइम पे एप्रिशिएटिव भी हुए, बाद में उन्होंने एप्रिशिएट भी किया। देखिए वो तो सुनील गावस्कर हैं। सुनील गावस्कर से बड़ा क्रिकेटर इस देश में पैदा नहीं हुआ, हुँ, ये आप बात मान लो। और इसमें विराट कोहली फैन्स, सचिन तेंदुलकर फैन्स, उनको नाराज़ होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, एग्ज़ैक्ट आप इस एरा के लेजेंड हो। सुनील गावस्कर क्यों लेजेंड थे और इनसे ऊपर मैं आंकता हूँ उनको क्यों? मेरे ग्रोइंग अप आइडल थे, वो अलग बात है। सुनील गावस्कर ने उन विकेटों पे रन बनाए हुए हैं जहाँ विकेट कवर्ड नहीं हुआ करती थी। जहाँ फास्ट बॉलर्स के पास लिमिट नहीं थी कि आप सिर्फ एक ही बाउंसर मार सकते हो एक बैट्समैन को ओवर में, ना 6-6 लगते थे। उन कंडीशंस में हेलमेट नहीं हुआ करते थे, तब बल्लेबाजी की है। वेस्ट इंडीज की विकेटों पे, जहाँ वेस्ट इंडीज की विकेटों पे फास्ट बॉलर्स आग उगलते थे, आज वेस्ट इंडीज की विकेटों पाटा है। हुँ, तो उन विकेटों पे खेल-खेल के इन लोगों ने रन बनाए। गुंडप्पा, विश्वनाथ, सुनील गावस्कर, ये लोग अलग उसके हैं। सचिन तेंदुलकर लेजेंड, विराट कोहली लेजेंड, पर मेरे नंबर 1 हीरो सुनील गावस्कर। हुँ, और इस पे कुछ लोग नाराज़ होंगे, नाराज़ होने का हक नहीं है आपको। आपको पता ही नहीं सुनील गावस्कर क्या चीज़ थे। हुँ, हम बच्चे थे तो हम तो पूछते थे उनका, हमारे लिए तो देखिए 3 लोगों को मैं हमेशा एक अलग दर्जा दिया है। सुनील गावस्कर, कपिल देव, अमिताभ बच्चन। अलग लीग है भाई। इनसे जुड़ी कोई भी चीज़ है ना, मैं आई एम वेरी इमोशनल अबाउट इट। बड़ी सेक्रेड पर्सनैलिटीज़ है मेरी लाइफ़ में। अमिताभ बच्चन, सुनील गावस्कर, कपिल देव। 3 ग्रोइंग अप हीरोज़ थे, आज भी हैं। एक-एक लाइन में इनकी ख़ासियत बताइए, जो स्टैंड आउट करती हो? कपिल देव के बारे में ये है कि आप अगर पाजी के घर में ले जाऊँ आपको, हुँ, तो ये उन शख्सियत में से हैं, ये अपने हाथ से ऐसे केटल उठा के आपके
प्याली में चाय चाय डालेंगे। हम्म, ये कपिल देव है। बरगद का पेड़ इसलिए बड़ा होता है। सुनील गावस्कर, मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको। मेरा सौभाग्य देखिए, मुझे लाइफ में हाल ही में मुझे बच्चन साहब से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने मुझे एक बड़ी जादुई झप्पी थी, मुझे याद है, फोटो दिखाऊंगा मैं आपको। तो कपिल पाजी से काफी प्यार मिला है लाइफ में। सुनील गावस्कर साहब के साथ कमेंट्री करी मैंने जिस दिन, मुझे लगा जीवन सफल हो गया। एक इंसिडेंट आपको बता। तो हम 3 लोग बैठे हैं, मैं, सुनील भाई, इरफान पठान। तो मैंने, एक ओवर खत्म हुआ तो आदमी ने इशारा किया। मैंने कहा शशि, शशि फ्लोर पे होते हैं, कभी कुछ जरूरत होती है शशि हेल्प कर देते हैं। मैं, शशि पानी दे दे भाई। तो अगला ओवर शुरू हो गया। हम्म, अगला ओवर शुरू हो गया तो मैं लीड कमेंटेटर हूँ, मुझे ओवर शुरू करना होता है। तो मैंने कहा 22 पे 1, नए ओवर की शुरुआत। मैं देखता हूँ मेरे बगल में एक हाथ है जो वाटर बॉटल का ढक्कन खोल रहा है, और ढक्कन खोल के ढक्कन रख दिया, और ऐसे हाथ पकड़ के पानी आपके लिए पकड़े हुए हैं। वेट कर रहे हैं। वो सुनील गावस्कर साहब आपके लिए, सुनील गावस्कर साहब आपके लिए बॉटल खोल के ढक्कन का ऐसे दे रहे हैं, पकड़े बैठे हैं कि जब आप बोलना खत्म करें पानी पी लीजिए। हम्म, तो मैंने उनको एक ही बात मेरे मुंह से निकली, मैंने कहा सर क्यों पाप चढ़ा रहे हो? हाँ, तो ये होते हैं लेजेंड्स। काम छोटा बड़ा नहीं होता, हम्म, काम काम होता है। उनको पता है कि मेरा कॉलीग बैठा है, इसको प्यास लगी है, ढक्कन सुनील गावस्कर साहब ने खोल के ऐसे रखा हम्म, कि पकड़ो पानी पियो पहले। तो ये सुनील गावस्कर साहब। तो इनके बारे में यार क्या, मैं शब्दों में क्या पिरो पाएंगे, इनको शब्दकोश खाली पड़ा है। कौन सा शब्दकोश इन लोगों को पिरो पाएगा? अमिताभ बच्चन, फॉर द वे ही हैज कैरिड हिमसेल्फ ओवर द नंबर ऑफ इयर्स। अमिताभ बच्चन से बड़ी कोई शख्सियत तो आपको फिल्म इंडस्ट्री में नहीं मिलेगी ना। हम्म, और ये तीनों शख्सियत, इन्होंने जिस तरीके से अपने आप को हैंडल किया, आप देख लीजिए। आप सुनील गावस्कर साहब के बेटे से मिल लीजिए, आपको मिलके मजा आ जाएगा, रोहन से मिलके। इतना रिस्पेक्ट गिविंग लड़का है। तो इन तीनों का कंट्रीब्यूशन, वैसे ही विराट कोहली का कंट्रीब्यूशन, वैसे ही सचिन तेंदुलकर का कंट्रीब्यूशन, वैसे ही महेंद्र सिंह धोनी का कंट्रीब्यूशन। आप सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, आप एक रोल मॉडल हैं, लोग आपको देख के सीखते हैं। सुनील गावस्कर साहब को देख के आपको समझ में आया कि भाषा कैसी बोली जानी चाहिए। बल्लेबाजी तो ठीक है, उन जैसे कोई नहीं कर सकता था, लेकिन भाषा, लैंग्वेज देखिए आप। अ, वो वाला पार्ट थोड़ा सा रह गया कि जो मैंने पूछा कि जब आप कमेंट्री बॉक्स में क्रिटिकल होते हैं किसी प्लेयर के लिए या अप्रिशिएटिव होते हैं, तो उसके जो फैंस होते हैं वो आपको अलग तरीके से सोशल मीडिया पे मैच के बाद या हाँ, ऐसे घेरते हैं, तो हाँ। उसके बारे में थोड़ा सा कोई एक्सपीरियंस बताइए। उसके बारे में अभी मैंने विराट कोहली के बारे में, हाँ, कॉन्स्टास वाला जो इंसिडेंट था अच्छा। वहाँ पे। अब जब देखिए फैन्स का क्या होता है प्रवीण के ना, एक ही चीज़ को एक फैन बड़ा प्यार करेगा, उसी चीज़ को वही फैन दूसरे दिन कुछ और कर देगा। एक कोई थे जो मुझे चेज़ कर रहे थे इंटरव्यू के लिए, "साहब मुझे इंटरव्यू दे दीजिए, इंटरव्यू दे दीजिए।" तो उन्होंने, मैंने महेंद्र सिंह धोनी पे, उनकी एंट्री पे कुछ लाइनें मेरी थी, बड़ी हिट हुई। क्या थी लाइन है? तो लाइनें थी कि देखो तो कौन आया है, ये कैसा माहौल आया है। देखो तो कौन आया है, ये कैसा आलम छाया है। वानखेड़े में मानो ये कैसी रुत आई है, वानखेड़े में मानो सरसों उगाई है। अच्छा। मैंने बोला देखो तो कौन आया है, ये कैसी मस्ती छाई है, ये कैसा आलम आया है, कैसी रुत आई है, वानखेड़े में मानो सरसों उगाई है। कि सब पीला ही पीला है, महेंद्र सिंह धोनी आ रहे थे। तो मैंने बोला छक्कों की स्याही माही, ऐसे करके मेरी कुछ लाइंस थी। वो साहब उस दिन उन्होंने डाला कि वाह क्या लाइंस है, पदमजीत शेरावती लिख सकते थे। वो साहब किसी पॉडकास्ट पे जाते हैं, उनसे पूछा जाता है कि आजकल कमेंट्री कैसी हो रही है। कह रहे वैसे पदमजीत शेरावत जी भी अच्छी करते हैं, पर ये क्या बात हुई, छक्कों की स्याही माही। वही बंदा उसी चीज को क्रिटिसाइज भी कर रहा है, हम्म, सिर्फ आपको इंटरव्यू नहीं मिला इसलिए। अच्छा, ठीक है। तो फैंस को मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप एक रोल में बैठे हैं, हम किसी बात की निंदा करते हैं कि वो ठीक नहीं है, तो वो इसलिए नहीं है कि हम उनसे प्यार नहीं करते, हम्म, वो इसलिए भी है कि हम उनसे इतना प्यार करते हैं कि हम नहीं चाहते वो उस स्तर तक जाएं। हम्म, विराट कोहली कौन से भिड़ेंगे, हमें अच्छा लगेगा क्या? हमारा विराट कोहली का दर्जा वहां है, कहाँ कौनस्तास, कौन कौनस्तास? हम्म, तो ये लोगों को समझना चाहिए। और जो ट्रोल करते हैं वो, उनके लिए मैं क्या कहूँ, मेरा सिर्फ मैसेज, मैंने कहा कि मुझे आप कर लीजिए ट्रोल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा जो आप डिफरिंग व्यू पॉइंट्स होते हैं उनको एक्सेप्ट करने का भी आपके अंदर वो तरीका होना, तरीका मेरा होना चाहिए। मेरा मेरा मकसद सिर्फ भाषा से है। आप
उन लड़कियों के लिए क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं? मेरी कितनी कॉलीग्स हैं जो इंस्टाग्राम पे, मैं तो अपने परिवार में मैं तो अपनी भतीजियों को, वाइफ को सोशल मीडिया पे जाने की इजाज़त ही नहीं है। अब क्या माहौल आ गया, क्या कहाँ भेजो, क्या कराओगे आप अकाउंट खुलवा के? कोई कुछ लिखेगा, कोई कहाँ का पिटेगा, क्योंकि हमारी भी सहन शक्ति लिमिटेड है ना। अपने तक तो आदमी सहन कर लेगा, कोई परिवार वाले को कुछ कहेगा तो फिर क्या रुकने वाले हैं क्या? एग्जैक्टली। हाँ, फिर तो डिशुम डिशुम है। अब उस चीज़ पे चलते हैं जो काम आप कर रहे हैं। जैसे बहुत हम लोग भी क्यूरियस रहते हैं कि जो कमेंटेटर्स होते हैं, जैसे टेस्ट मैच में 5-5 दिन कमेंट्री करते हैं, पूरी-पूरी सीरीज़ कमेंट्री कर आप लोगों का होमवर्क कैसा होता है? कि क्या होमवर्क करके जाते हैं? या फिर ऐसे इमोशन के साथ जाते हैं, फ्लोट से अरे नहीं, जाते नहीं हैं? साहब तो जैसे इंडिया इंग्लैंड की सीरीज़ हो रही है, आप कमेंट्री बॉक्स में हैं, तो आपका होमवर्क क्या कैसा रहता है? क्या करते हैं? पूरा होमवर्क होता है। आप जितने प्लेयर्स हैं सबकी, इनकी टेस्ट की हिस्ट्री क्या है, कितने टेस्ट मैचेस, कितने विकेट्स, पिछले मैच में कितने रन, इस सीरीज़ में कितने रन, वो सारे आंकड़े आप लेके जाते हैं साथ। मेरा तो होमवर्क ये है। औरों के होमवर्क पे तो मैं नहीं टिप्पणी कर सकता। मेरा होमवर्क पक्का ही रहता है, पुख्ता। इस सीरीज़ में किसने क्या किया है, जैसे ही वो बैट्समैन आएगा उसका ग्राफ़िक चलेगा, वो ग्राफ़िक जो उसका चलता है, वो सब कुछ नहीं बताता ग्राफ़िक। तो मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ जो उस ग्राफ़िक में मेंशन नहीं है। क्योंकि एक ग्राफ़िक सब कुछ बता नहीं सकता ना, आपको 3-4 ग्राफ़िक चाहिए होंगे पूरा बताने के लिए। तो हम वो तो देते ही हैं, जैसे हम जियो हॉटस्टार पे आपको देखते हैं, सारा नीचे देते हैं, मेंशन करते हैं। फिर जो बच जाता है, जो भई क्योंकि लिमिटेड है ना स्पेस वहाँ पे, अब कितना बताएँगे? जो बच जाता है वो हम बताते हैं, मैं बताता हूँ। वो लिख के आप ले जाते हैं, पूरा होमवर्क होता है। जडेजा ने कितने हाफ सेंचुरीज़ हैं, 4 टेस्ट शतक हैं, इससे पहले 25 उनके अर्धशतक थे। वो चीज़ें बाय हार्ट याद रहती हैं, नहीं भी होती तो पेपर में होती है वो कन्फर्म। और फिर भी एक लेज़ी बटन होता है, वो लेज़ी बटा के आप प्रोड्यूसर से कन्फर्म करते हैं, 49 पे खेल रहा है अगर, तो मैंने कहा 26वाँ होगा ना आदि, नितिन भाई? तो वो कन्फर्म करते हैं, बिल्कुल 26वाँ होगा पैडी, ठीक है। तो फिर आप उसको अनाउंस करते हैं। तो पूरा होमवर्क होता है भाई, ऐसे नहीं होता, नींद में उठ के नहीं जा सकते आप। बिल्कुल। और कोई ऐसा इंसिडेंट है जब आप या आपके साथ में कमेंट्री करने वाले प्लेयर का नाम ही भूल गए? या कोई इस तरह हाँ, से ये ना, हो जाता है, क्योंकि क्योंकि दिमाग हो जाता है। ब्रेन फेड तो कहीं भी हो सकता बिल्कुल हो जाता है। है। तो कोई ऐसा इंसिडेंट है तो बताइए? ब्रेन फेड का मेरे साथ तो कई बार हो चुका है। जैसे? जैसे क्या हुआ, अभी इंग्लैंड के जो विकेट कीपर थे, जेमी स्मिथ, तो मैं उनका नाम भूल गया। अब मुझे याद आया वो साझेदारी जो 300 रन की हुई थी। अच्छा, हाँ? हाँ। अब 300 की साझेदारी जो दूसरे टेस्ट मैच में हो गई थी। इंडिया जीता था भाई उसमें वाला, फिर भी वो छठे विकेट की साझेदारी 300 रन की हो गई। अब मैं विकेट कीपर मैंने मैंने फिर कैसे निकला कि मैंने कहा, और इंग्लैंड के विकेट कीपर बैट्समैन ने जो साझेदारी में जो रोल अदा किया उसको आप बिल्कुल दरकिनार नहीं, आप स्मूथली निकल गए। बगल से शरीफा बैठे थे, सिद्धू भाई जी, उन्होंने कहा जेमी स्मिथ। तो मैंने कहा, जेमी स्मिथ भाई क्या बढ़िया इनिंग खेले। आप बिल्कुल, आप ठीक कह रहा तू गुरु। अच्छा आप पार्टनर ऐसे में हेल्प कर देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एकदम ओपनिंग पार्टनर्स की तरह होते हैं, मतलब कहाँ पे हाँ, रन बिल्कुल। भागने कहाँ पे रोकता हाँ, है। तो इसमें सिद्धू साहब के साथ तो कमेंट्री करने का फिर अलग बस उसी पे मैं आ रहा था कि आ जाइए। सिद्धू साहब के साथ आप कमेंट्री करते हैं और दर्शकों को ऐसा लगता है कि आप नेहले पे दहलाएँ, ठीक है? मतलब सिद्धू साहब एक लाइन मारते हैं और आप उससे भी बेजोड़ नई लाइन उसमें मारते हैं। देखिए ये जो आपकी केमिस्ट्री है हाँ, और कैसे कितना टफ होता है आपके लिए, इतना वेल रेड बंदा, इतना एक्सपीरियंस बंदा और जिसकी जिसकी मतलब पूरी हिस्ट्री, मतलब उनका पूरा करियर इस तरह की वन लाइनर्स उस पे वो चाहे तो पूरे मैच को वन लाइनर्स में ही हाँ, कर सकते हैं। आपके सिद्धू, लिए कितना टफ होता है? मैं पहले एक बात बताऊँ आपको। नवजोत सिंह सिद्धू साहब एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है? एग्ज़ैक्ट हाँ। वो मैच खत्म करेंगे, हुँ, होटल जाएँगे, अगले दिन अगले दिन की तैयारी अगले 2 घंटे में पूरी करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू साहब नींद में भी कमेंट्री कर दें, उनको वो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, पर वो करते हैं। बिकॉज़ ही वांट्स टू साउंड न्यू, ही वांट्स टू साउंड फ्रेश, ठीक है? और वही भूख जो उनमें है। तो आपने कहा नहले पे दहला, नवजोत सिंह सिद्धू साहब पे कोई नहले पे दहला मार ही नहीं सकता। वो दहला ही रहेंगे, हुँ। हम नहला हो सकते हैं। अच्छा। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि मुझे ज़्यादा मज़ा आता है उनके साथ क्योंकि चैलेंज होता है। चैलेंज ये है कि मुझे भी भगवान ने थोड़ी-सी काबिलियत दी है लिखने की, क्रिएट करने की चीज़ें। कुछ ऑन द स्पॉट भी क्रिएट होती हैं हुँ, और मैं इंसिडेंट बताता हूँ आपको। अभी ऋषभ पंत खेल रहे थे टेस्ट मैच, तो शरीफा, मैं और वरुण आर्यन हम कमेंट्री में थे। वो रील काफ़ी वायरल भी हुई।
तो शरीफा ने कहा कि पैडी ये क्या सोच रहा है, ऋषभ पंत इस समय कुछ क्या बात कर रहा है अपने आप से। तो मैंने कहा पाजी ये कह रहा होगा काम इज द बेस्ट बाम। मेरे खुद का लिखा हुआ कोट है, काम इज द बेस्ट बाम। फिर मेरी कविता है वो भी मैंने थोड़ी पढ़ दी कि मैंने कहा शांत रहे होने दे जो है हो रहा, आया है उकसाने ये पल ऋषभ, पूरी ना करियो इसकी चाह। तो पाजी ने माइक उठाया, ओ पागल हो गया पैडी, ये काम वाम कुछ नहीं, काम तमाम करता है गुरु। क्यों वरुण? वरुण वहां से हंस रहा है, शरीफा यहाँ से हंस रहे, मैं बीच में हंस रहा हूँ। हाँ। अगले 30 सेकंड पाजी ने मेरा बैंड बजाया कि क्या तू बात कर रहा है, ऋषभ पंत का काम में से क्या मतलब। हालांकि ऋषभ पंत आपसे अपने आप से बातें करता है, हम्म। कूल नाउ ऋषभ, ऋषभ ऐसे कहता है। तो मेरे को लगा मैंने अच्छी लाइन मारी थी, पाजी ने मेरे बहुत मुक्का दे दिया तगड़े वाला। अब मैं बैठा बैठा सोचूं कि इसका पलटवार अब क्या हो। अब पाजी बोले जा रहे हैं तो मेरे मन में कुछ लाइनें आई, मैंने सोची, मैंने कहा जैसी आई हैं ऐसे डिलीवर हो जाए अभी। तो पाजी जैसे बोलना चुप हुए, मैं बोला पाजी माना आप हैं गहरा समंदर, मैं भी बहती नदियां हूँ, ब्रॉडकास्ट की दुनिया की देख चुका 2 सदियां हूँ। हम्म। अब बगल में सब एकदम सुन के कहें वाह भाई क्या लाइन मारी। मैं भी सोचा ये ऐसे हो गया, मैंने कहा दे दिया। हम्म। लेकिन पंच तो एंड में शरीफा गाएगा। हम्म। शरीफा कहते ज्यादा मैं मत कर, मेमना बन जाएगा। तो आखिरी पंच तो उनका ही आएगा। हाँ। और देखिए जी बहुत मेहनती है नवजोत सिंह सिद्धू साहब, ऊपर से लेके नीचे तक मेहनत में बने। वो भूख, वो बेटर होने की भूख, तो मजा आता है अगर लोग सोचते हैं कि मैं उनके लेवल का हो भी सकता हूँ, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। चलिए अब क्रिकेट कमेंट्री से मूव करते हैं आपके मोटिवेशनल स्पीकिंग पे। हम्म, आपने किताब लिखी है उड़ान उसका उड़ान, नाम। हाँ। तो कितनी हैट्स पहनते हैं भाई साहब आप? कि आप फॉर्मर क्रिकेटर हैं, कमेंटेटर हैं सिंगर हैं, कवि भी हैं, हाँ, लेखक भी हैं, हाँ। मोटिवेशन स्पीकर भी हैं। वो एक ही देखिए, जब लिखने पे आते हैं तो मैं गाने लिखता हूँ तो मोटिवेशनल लाइंस भी लिख लेता हूँ, गाने खुद लिखता हूँ। कंपोज मैं और मेरे म्यूजिक पार्टनर कमल जोशी करते हैं, मोहन भाई। अच्छा। तो वही मैंने आपको शुरू में कि मुझे सिर्फ बोलना आता है और गाना आता है और चीजें क्रिएट करनी आती है, 3 ही चीजें आती हैं। अब ये अलग अलग फील्ड, बात वही है, आप कमेंट्री भी कर रहे हो तो बोल ही रहे हैं, मोटिवेशनल टॉक भी दे रहे हैं तो बोल ही रहे हैं। लेकिन मेरे में भी थोड़ी भूख है तो रोज थोड़ा बेटर करने की। जैसे मैंने माँ बाप पे एक पोएम लिखी, पहले माँ पे लिखी मैंने। अच्छा। मैंने लिखा कि विश्व की सबसे पक्की बुनियाद की बात हो रही है, जहां निस्वार्थ प्यार बसता है उस साम्राज्य की बात हो रही है, अंबिका जगदम्बा की बात हो रही है, माँ की बात हो रही है। मैंने लिखा बालों में घूमते हाथ की बात हो रही है, उस झूठी डांट की बात हो रही है, जो पालना हमेशा झुलाता है उस पालने की बात हो रही है। वाह क्या बात हो रही है, माँ की बात हो रही है। बात करें। मुसीबत में बच्चा दिखे यूसेन बोल्ट को पीछे छोड़ देगी, 100 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ देगी, ज्यादा बोलोगे फोड़ देगी। विश्व के सबसे पक्के प्यार की बात हो रही है, माँ की बात हो रही है। फिर मैंने लिखा मतलबी दुनिया में अपनेपन की, बदलते रंगों में एक पक्के रंग की, एक वीरांगना एक दबंग की बात हो रही है, जिसका दर्जा भगवान से भी ऊपर है उस पूजनीय की बात हो रही है, जिसकी बात करने की हमारी औकात ही नहीं है उस माया की बात हो रही है, पितामही जननी माया की बात हो रही है, माँ की बात हो रही है। और जब माँ की बात हो रही है पापा की बात क्यों ना हो, क्योंकि पापाओं पे तो कोई पोएम लिखता है नहीं। फिर मैंने पापा पे पोएम लिखी। मैंने लिखा बिन कार्ड का एटीएम पापा, कि एटीएम में तो कार्ड लगता है, यहाँ तो कार्ड भी नहीं लगता। बिन कार्ड का एटीएम पापा, हमेशा चलने वाला सिम पापा, कर्मठ जिद्दी दबंग पापा, मेरा ताज मेरी मीनार पापा, रविवार को भी सोमवार पापा, कि संडे को भी काम करता है, रविवार को भी सोमवार पापा, तपता घिसता पिसता जलता शिकन का नामो निशान न पापा, 9 to 5 24/7 पापा, मेरी पुलिस मेरा अस्पताल पापा, कर्मठ जिद्दी दबंग पापा, ऑफिस की टेंशन जिंदगी से युद्ध, घर में ऐसे आएंगे जैसे गौतम बुद्ध। घर में आता है पानी का ग्लास दे दो उसी में खुश हो जाता है, ये पापा है बच्चे की मुस्कान पे बिक जाता है, ये मम्मी ले जाती सारा क्रेडिट, पापा डेबिट में भी ताली बजाता है, मम्मी की जिंदगी सही मायने में पापा ही आसान करता है। तो जिनके पास पापा है वो हाथ पकड़ के, और जो मुझ जैसे बदनसीब हैं वो आंख बंद करके आई लव यू पापा रोज कहना। बहुत खूब। मेरी दिलचस्पी ये बात जानने में भी है पैडी सर कि एक क्रिकेट की लाइफ में गायकी, सिंगिंग, कविता, लेखन, ये सब कैसे आया?
ये मतलब बचपन से था? ये जी मैं जब 11 साल का था, हुँ। तो मुझे गाँव की रामलीला में, मैं गुड़गाँव गाँव से आता हूँ, अच्छा। तो गाँव की रामलीला में आज आज भी आप गुड़गाँव में बोलते हैं, गुरुग्राम नहीं बोलते हैं? नहीं गुड़गाँव, गुड़गाँव। गुड़गाँव, गुड़गामा गाँव, हमारा गाँव था गुड़गामा, अच्छा, तो उत्के हैं। गुड़गाँव में। हाँ, अच्छा, तो जब हम छोटे थे तो गाँव में रामलीला हुआ करती, ओके। तो मुझे भरत का रोल करने को मिला। हरियाणवी बोलिए, अच्छी लग रही है। हाँ, तो जब मैं छोटा था तो 11 एक साल का था, अच्छा। तो गाँव में एक रामलीला होया करती है, तो रामलीला में मैंने मिल गया भरत का रोल, भरत। भरत, मैं बना भरत। और लोगों ने इतना प्यार दिया कि रोज़ जब दिन की रामलीला खत्म हो जाया करती ना, इनाम आया करते, तो ईश्वर हलवाई के हाथ आगे भाई 21 रुपए, अच्छा, ईश्वर हलवाई ने भेजा 1 किलो बर्फी, हाँ। तो अगले दिन मैं देखूँ हमारे घर कोई दूध भेज रहा है, हुँ। कोई बर्फी भेजा है, इनाम आगी झड़ी लग गई। तो मुझे कभी ये लगा ही नहीं कि स्टेज फ़ियर देखिए मुझे भगवान ने स्टेज फ़ियर नहीं दिया। हुँ, मुझे नहीं पता स्टेज फ़ियर क्या होता है। हुँ, ये तो मुझे आप स्टेज पे चढ़ा दो, हुँ। बुलवा लो, गवा लो, साउंड सिस्टम अच्छा होना चाहिए, बस ये रिक्वायरमेंट होती है, बाकी फिर मैं वहाँ राजा हूँ। नहीं तो ये स्किल आया गाना ऊपर हर किसी की। गाना तो देखिए ऊपर वाले ने दिया आपको, सिंगिंग वॉइस आप बना नहीं सकते। आज भी रियाज़ है, रोज़ 2 घंटे का, वो रियाज़ है क्यों भगवान ने आपको दी आवाज़। हुँ, तो भगवान ने ना दी होती, तो आप गा नहीं सकते थे। तो ये ऊपर वाले ने दिया है चीज़ें क्रिएट करने का हुनर, इसमें हमारा मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। हुँ, मेरा सिर्फ़ ये रोल है कि मैं रोज़ थोड़ा-थोड़ा अपने आप को तराशने की कोशिश करता हूँ। रोज़ नए वन लाइनर्स बना लेता हूँ। जैसे मैंने एक छक्के पे एक दिन वन लाइनर बनाया कि नाप सके तो नाप आसमाँ इस उड़ान का कद, वरना तू भी ताली बजाए और छोड़ दे अपना पद। वाह! लेकिन वो छक्का तब बोलना चाहिए जब बहुत ऊँची गेंद गई हो। तो मुझे 3 दिन इंतज़ार करना पड़ा उस लम्हे का। एक दिन ऊँची गई तब मेरे हाथ में माइक नहीं था, शरीफ़ा के हाथ में था वो बोल गए। तो मु इंतज़ार करना पड़ा। टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है। हुँ, तो छक्के मेरे कई बड़े मशहूर हैं। उसमें जैसे एक बार 2-3 बताइए? सूर्य कुमार यादव खेल रहे थे एक बार, तो उन्होंने शॉट खेला तो मैंने बोला, "क्या करते हो? कैसे करते हो? जो भी करते हो कमाल करते हो।" हुँ, एक बार उन्होंने ऐसे कवर ड्राइव मारा, फेस खोल दिया, थर्ड मैन में छक्का हो गया। बड़ा रेयर शॉट है, थर्ड मैन पे जाता है, मगर छोटी बॉल पे जाता है। ऊपर वाली बॉल को थर्ड मैन में मार सकते हो। उन्होंने मार दिया। तो मैंने बोला, "वारी-वारी जाऊँ, इस शॉट के लिए शब्द कहाँ से लाऊँ?" वो बड़ा हिट हुआ कि वारी-वारी जाऊँ, इस शॉट के लिए शब्द कहाँ से लाऊँ? और बाकी तो और फ़ेवरेट लोगों को बड़े पसंद है वो है, बल्ले की गर्जन, रन आधा दर्जन, छोटी गेंद, बड़ा शॉट, थैंक्स अ लॉट, पाले में आएगी तो बाहर ही जाएगी। बहुत हैं, काफ़ी सारे हैं। ठीक है। इसी के साथ एक चीज़ आपके बारे में जब मैं पढ़ रहा था, जान रहा था, तो एक चीज़ पता चली कि आप सामने से हँसता हुआ चेहरा है, बहुत प्लीज़िंग पर्सनैलिटी है, अंदर से लगता है बहुत जोश भरा हुआ आप हैं। मगर आपकी लाइफ़ में भी एक ऐसा फ़ेज़ आया जहाँ पर आपने कहा कि आप यू वर सफरिंग विद डिप्रेशन, और आपने ये भी कहा कि बहुत ही सामान्य चीज़ है डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, और बहुत आम लोगों में। थोड़ा-सा जो लोग अभी हम लोगों को सुन रहे हैं, इस बातचीत को सुन रहे हैं, उनके लिए बताइए कि डिप्रेशन है क्या? और कैसे सफल लोग भी जो होते हैं, बढ़िया उनकी एंगेज्ड लाइफ है सुबह से शाम तक, वो भी डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से, पैनिक अटैक से जूझ रहे होते हैं, और ऐसे लोग क्या रास्ता अपनाएं इससे बाहर निकलने का? देखिए डिप्रेशन इन मोस्ट केसेस यू नीड अ ट्रिगर, इन ऑल केसेस यू डोंट नीड अ ट्रिगर। मेरे केस में ट्रिगर नहीं था, मेरे फादर एक्सपायर हुए 2007 में, मुझे डिप्रेशन आई 2011 में। तो मेरे फादर की मौत, उनकी डेथ मेरा डिप्रेशन का कारण नहीं था। डिप्रेशन है एक नेगेटिव थॉट जो आपको आता है और वो आपको लगातार कॉन्स्टेंटली बैंग करता है। आप उसको एक जवाब देते हो छोटा-सा, मगर ये डेविड वर्सेस गोलियत की लड़ाई है, आप उसको सफिशिएंट जवाब दे ही नहीं सकते। अब लोग आपको कहेंगे, परिवार वाले भी आपको कहेंगे, "सोचता क्यों है?" हुँ, अरे मैं नहीं सोचता, ये सुचवाता है। तो डिप्रेशन से अगर आप जूझ रहे हैं, पहली बात तो ये कि एडमिट करने में दिक्कत क्या है? अगर आपको बुखार हो गया है, तो ये आपकी गलती है उसको बुखार हो गया, बुखार हो गया, बुखार को होना था, बुखार हो गया, आप बाहर जा रहे हैं, बारिश आ गई, आप भीग गए, आपकी क्या गलती है उसमें? अगली बार छाता लेके जाइए, ये सीख है ना? तो डिप्रेशन से घबराना क्यों है? किस बात का के लिए घबराना है? अब लोग सोचते हैं ये ठीक कैसे होगी? देखिए ठीक तभी होगी जब वो चाहेगा। एक मेडिकेशन चीज़ होती है, मेडिकेशन से पहले मैं आपको बताऊँ सबसे ज़रूरी आपके लिए चीज़ है, आपकी ब्रेन के लिए सबसे अच्छी चीज़ है क्योंकि डिप्रेशन का सारा लेना-देना आपके ब्रेन से। स्वेट, पसीना। स्वेट प्रोड्यूसेस एंडोर्फिन्स दैट प्रोड्यूस हैप्पी हार्मोन्स इन द बॉडी, ठीक है? आपके ब्रेन के लिए सबसे बढ़िया फॉडर है स्वेट, पसीना बहाइए रोज़। हुँ, मतलब बीडीएनएस एक्सरसाइज़ ब्रेन कीजिए। एक्सरसाइज कीजिए। हुँ,
Brain derived neurotrophic factor is a protein in the brain that multiplies only on the condition that you sweat, that you exercise. वो जरूर करिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, दवाई आती है जो डॉक्टर देगा तो दवाई जरूर ले लीजिए, वो उसके इतने बड़े साइड इफेक्ट्स नहीं है कि आपको तंग करेंगे, लेकिन उसका एक प्लस पॉइंट ये है कि आपका दिमाग उस दिन शांत रहेगा। तो आप एक दिन करके ही आप उसको टाल सकते हैं, तो यही आपको करना होगा और यही एक तरीका है। फाइनली दवाई किसी चीज का रियल आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये जाएगी तब जब वो चाहेगा, सब उसका दिया है। तो डिप्रेशन से घबराइए मत, इतनी बड़ी बीमारी में इतना लोग बनाए बैठे हैं उसको, मैं तो 4 साल लड़ा हूँ। वो जो एक इंसिडेंट था, थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपने डिस्कवर कैसे किया कि यू आर बैटलिंग विद डिप्रेशन? डिस्कवर ऐसे किया कि मैंने मम्मी को देखा, कि मम्मी ऐसी, मेरी मम्मी से पॉजिटिव तो कोई इंसान है ही नहीं, मम्मी ऐसे दीवार तक रही बेचारी, और कुछ नहीं, मैं डॉक्टर पर ले गया, उन्होंने कहा डिप्रेस्ड है। 7 दिन बाद देखा तो मेरा भी वही हाल। ओह! अब मैं कहूँ ये मुझे क्या हो गया, तो मेरा तो लंबा चल गया, तो ट्रिगर नहीं था। मैं वही कह रहा हूँ आपको, मतलब मैं कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर रहा हूँ, आसपास 5,000 लोग हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, मगर आप खुश नहीं है। एक सिंगर के लिए उससे बड़ी क्या वो होगी कि आप के कॉन्सर्ट में इतने लोग आए और आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको देखना चाह रहे हैं, आपको छूना भी चाह रहे हैं, लेकिन वो चीज़ खुशी नहीं दे रही। तो डिप्रेशन है, इतनी बड़ी भी वो हवा बनाया हुआ लोगों ने, इतना नहीं है, लेकिन उसको आप ज़रूर ये मत सोचिए कि मैं दवाई क्यों लूँ, मैं साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों जाऊँ, मैं पागल हूँ। नहीं जाओगे तो पागल हो जाओगे। प्लीज़ इसको सीरियसली लीजिए, और जैसे मैंने कहा कि इसको एड्रेस करने की ज़रूरत होती है, इसको इतना बड़ा हवा भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब आते हैं आपके मोटिवेशन स्पीकर। मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपने कहीं बोला कि एवरी सेटबैक इज़ अ सेटअप फॉर अ कमबैक। बहुत सारे लोग ज़िंदगी में बहुत सारे तरह के सेटबैक झेल रहे होते हैं। कई लोग होते हैं बैठ जाते हैं हार के, कई लोग होते हैं फिर से दूर झाड़ के फिर चल देते हैं अपनी मंजिल की तरफ। उन लोगों के लिए एज़ अ मोटिवेशन स्पीकर अगर आप कुछ कह पाएँ, आपने जो बिल्कुल उनकी लाइफ में एक दिशा दे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि धूल झाड़ो, कि धूल झाड़ो, धूल ही तो है, झाड़ लो, हुँ। धूल झाड़ के फिर चल पड़ो। तो मेरी खुद की लिखी हुई कविता है, मैं वो सुनाता हूँ आपको, और आप उससे प्रेरणा आप ले सकते हैं। मैंने लिखा कि रुकी है ये पवन तो क्या, थमी है ये बदर तो क्या, रुकी है ये पवन तो क्या, थमी है ये बदर तो क्या, तेरी चलती नहीं तो क्या, क्यों आसा को तरसता है, तू तो मौला का बंदा है, जो बाहर ढूंढता है वो तेरे अंदर बसता है, वो मंजिल तक पहुंचने का सूफियाना रास्ता है, रगड़ दे खुद को मेहनत से, अकड़ को दफन तू कर दे, पकड़ ऐसी बना खुद की वो अंबर भी नमन कर दे, किसी को कोसना तो दोस्त मेरे सबसे आसा है, किसी को कोसना तो दोस्त मेरे सबसे आसा है, कश्ती जिद पे जो हो तो पलटता भी वो तूफान है, दिए 2 हाथ हैं उसने, पांव भी तेरे 2 हैं, तू दौड़ सकता है, तू चल सकता है, चलने के लिए तेरे पांव के नीचे है जमी, जरा सोच उनकी जिनके हाथ में बैसाखी है, और उनका क्या जिनके पास बैसाखी के लिए हाथ भी नहीं। आप क्रिप कर रहे हो किस बात पे, किस बात पे? और कोने में बैठ के रोना सबसे आसान काम है, मैं भी रो लेता डिप्रेशन में। ऐसा नहीं है कि आप रोए नहीं हो, बिल्कुल रोए हो, और रोने में कोई शर्म नहीं है। इट डजंट मीन यू आर वीक, इट मीन्स यू बीन स्ट्रांग फॉर टू लॉन्ग। कुछ लोग होते हैं जो रोते इसलिए क्योंकि वो गुस्सा किसी और पे निकालना नहीं चाहते, जैसे मेरा है कि कई बार गुस्सा आप नहीं निकालते तो वो आंसुओं के जरिए निकल जाता है। तो रोना कोई वीकनेस थोड़ी है, पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कोई रो रहा होता तो लड़की है क्या, अरे लड़की, लड़की से स्ट्रांग कोई नहीं हो सकता। इस हम आप और मैं जो हैं, हम सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग हैं उनसे, बाकी हर डिपार्टमेंट में वो हमसे अच्छी हैं। एग्ज़ैक्टली। ये लोग समझते नहीं इस बात को। मेरा गाना है उसमें लाडली, वो उसी बात को दर्शाता है। तो दिक्कत तो आएगी, दिक्कत तो आई है और जम के आई है। आओ ऐसे आलम में एक दूसरे का साथ बने, पकड़ के छूटे ना जो, आओ ऐसा हाथ बने, मतभेद किनारा कर दें अब, ये ओरिजिनल है। मतभेद किनारा कर दें अब, द्वेष पराया कर दें अब, शीतलता दे जाए जो, आओ ऐसी आस बने, पकड़ के छूटे ना जो, आओ ऐसा साथ बने। कल को मुड़कर देखोगे जब इस काली बदरी को तुम, तो तुम्हें अपना किया हुआ काम याद आए, एक प्यारी सी मुस्कान तुम्हारे चेहरे पे तैर जाए। आओ इस भीषण विपदा में तुम कोई ठंडी फुहार बनो, पकड़ के छूटे ना जो, आओ ऐसा हाथ बनो। बहुत खूब। अब 2 ही चीज़ें बची मेरे पास, और वो एक है कि आपकी सिंगिंग का टेस्ट हो। बताइए ठीक ठीक है? क्या करना है? आपको एक गाना गाना है, एक कम टेस्ट नहीं है। कंपोज़ करना है? नहीं, कंपोज़ बाद में कराएँगे, पहले आपको गाना, अपना फ़ेवरेट गाना, हाँ। 2-3 लाइन, 4 लाइन, अच्छा, जिससे लोगों को ये पता चले कि आपके अंदर कितना बड़ा सिंगर है।
नहीं वो तो प्रूव कंपोज़र क्या करना, वो तो लोग गाने सुन लो, नहीं, गाने वो बोल सुन मतलब मेरा गलत हो गया। ऐसे गाते हाँ, हाँ। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी, ना ज़मी मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी, तुम भी चलो है हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। बहुत खूब। और लास्ट इस पॉडकास्ट को हम आखिर में कंक्लूड करेंगे आपकी उस स्किल से जिसका लोहा सब लोग मानते हैं। वो है कि आप बैठे-बैठे म्यूज़िक मतलब गाना लिख सकते हैं, लिरिक्स लिख सकते हैं, गाना कंपोज़ कर सकते हैं। लाइए पेपर पेन लीजिए लीजिए। और ये बता दो सबको, ये सेटिंग नहीं है इसमें। ये सेटिंग नहीं है बिल्कुल भी। देखिए इन्होंने पहले बता दिया था शो से पहले, मैंने बोला ये करवाऊँगा, कह रहा अभी मत बताना मुझे, जब बताना तभी ऑन द स्पॉट बताना। अब बताओ टॉपिक बताओ। और टॉपिक मैं बता रहा हूँ सर, शुभमन गिल, हुँ, भारत, हुँ, इंग्लैंड, हुँ। टीम इंडिया। 4 शब्द हैं आपके पास, कीवर्ड्स। भारत, शुभमन गिल, गिल, इंग्लैंड, इंग्लैंड। टीम इंडिया। देखिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके। कितना? 1 मिनट भी नहीं हुआ? 1 मिनट भी नहीं हुआ। आ जाओ। ठीक। शुभमन के वीरों डटे रहो, इंग्लैंड को पीछे छोड़ चलो, भारत के वीरों भारत माता को तुम पर नाज है, शुभमन के वीरों डटे रहो, इंग्लैंड को पीछे छोड़ चलो, भारत माँ को तुम पर नाज है, होना ही है तुम्हारे सर पे ताज है, शुभमन के वीरों भारत माँ को तुम पर नाज है। क्या बात है, क्या बात है! शुभमन के वीरों, अब सुन लो, पैडी सर की तरफ से आपके लिए पैगाम आ गया है, अगले 2 टेस्ट में आपको जीतना है। बहुत खूब सर, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो लोग हमें सुन रहे हैं अभी, उनको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत मोटिवेशन मिला होगा थैंक और जीवन में कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिली होगी। और हमारी और आपकी ये बात करना, सुबह उठना, जल्दी पहुँचना सार्थक होगा। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके अच्छा लगा।